Good morning, all of you. Good morning, sir. Respected Vice Principal, sir, respected teachers. I am standing before you to express my views about the school health and wellness. My today's topic is school health and wellness. Here is the three words: school, health and wellness. तो एक डिफाइन करेंगे, व्हाट डिफाइन द स्कूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल. School means leisure, sir. एक नया वर्ड है स्कूल. द वर्ड स्कूल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एस्कोहेल. ये ग्रीक वर्ड है. इसको है थोड़ा सा घुमा दीजिए सर बोर्ड को. हाँ ये एस्कोहेल का मतलब होता है इंग्लिश ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है लीजर, खाली समय. और हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक ग्रीक वर्ड है, एस्कोहेल से बना है स्कूल. इसका मतलब होता है लीजर. दूसरा वर्ड है हेल्थ. सतोगन सर, डिफाइन हेल्थ. Social behavior, physical behavior, all are well-being. Okay, thanks. Sit down. But according to WHO, World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, emotion and social well-being, and not merely the absence of disease and fertility. इसमें हेल्थ में सभी चीजें सही होनी चाहिए. आदमी वो फिजिकल भी सही हो, फिट हो, मेंटल भी फिट हो, इमोशनली भी फिट हो, और उसका जो कांटेक्ट है सोसाइटी से वो भी पूरी तरह से फिट हो, हेल्दी हो. तीसरा वर्ड है वेलनेस. गुड सर, वेलनेस. I don't know. और आ रहे हैं क्वेश्चन लग रहे हैं. इंट्रैक्शन. इंटरेक्ट करना है, ये एक पार्ट है इन हाउस ट्रेनिंग. आप नहीं जानते हैं सीख लीजिए बस. वेलनेस जो है वो एक सिमिलर वर्ड्स है हेल्थी का. स्वास्थ्य अगर इसको और किया जाए तो कहीं इसका वर्ड इस्तेमाल होता है हिंदी का कल्याण, या पर्सन चिंतक हो सकती है. इसको हम लोग रामायण से बताएंगे. वेलनेस का हिंदी आप बता पाएंगे? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हाँ, सामाजिक हमने पहले बोल दिया कि हेल्थ का ही ये सिमिलर वर्ड्स है. इसमें भी मेंटल, फिजिकल, इमोशन और सोशल फिट होना जरूरी है. बहुत सारे लोग अभी भी, बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके माइंड सेट है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ, कोई बीमारी ना हो, आदमी फिट है, हेल्दी है. लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो नजर नहीं आती है सामने से, लेकिन वो बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं. खासकर जो इमोशनल वीकनेस होता है और मेंटल वीकनेस है, ये भी एक हेल्थ के कैटेगरी में आता है. अगर वो बच्चा इमोशनली वीक है, अचानक जैसे एक वर्ड्स है डिप्रेशन. डिप्रेशन में जब इंसान आता है
तो वो या फिर कंटिन्यूसली वो सैडनेस की तरफ, उदासी की तरफ, गम की तरफ चला जाता है। तो ये भी एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने प्रिंसिपल सर का कि मुझे इस CBP प्रोग्राम में भेजा पटना। ये जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, ये सेंटर था RK पुरम, एक नया कॉलोनी है पटना में, खरगोल के आगे, लगभग खरगोल से 8-10 किलोमीटर आगे है। एक नया टोटल जिस तरह से अलीगंज पहले 20 साल पहले था, वही अभी वो वहाँ टोटल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार हो रही है। उस कॉलोनी का नाम है ऊर्जा नगर, और पूरे वहाँ पे हाईवे है, उसका नाम है RK पुरम। और RK पुरम के नाम पे स्कूल का नाम है इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल गर्ल्स। अभी 1 to 5 ही है वहाँ पर, लेकिन एफिलिएशन मिल चुका है उसे। और उसी कॉलोनी में ऊर्जा नगर में 2 और स्कूल्स है, जी लेटरा भी के भी वहाँ बिल्डिंग्स है, और GD गोयनका की बिल्डिंग्स वहाँ पे, यानी कि RK इंदिरापुरम स्कूल से नज़र आता है दोनों स्कूल उसी कॉलोनी में है। और सिर्फ वहाँ पे ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नज़र आते हैं। 2 रिसोर्स पर्सन थे वहाँ पर, एक थे मिताली चक्रवर्ती और एक थे DAV खरगोल के प्रिंसिपल नीरज कुमार सिंह। मुझे याद है कि आज पहला बैच हमारे स्कूल के बच्चों का सेंटर DAV खरगोल गया था, सब जानते होंगे। और लगभग मैं बच्चों को लेकर आसियाना कॉलोनी में एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग थी, उसी में सर ने किया था इंतज़ाम। तो लगभग 15-16 बच्चे होंगे सर वहाँ पर, गुलाम दिलानी का बैच था। तो 70 डेज मैं वहाँ रहा था बच्चों के साथ कंटिन्यूसली। सब्जेक्ट वाइज टीचर आ जाते थे, कभी इंग्लिश हुआ तो इंग्लिश के टीचर आ गए, यहाँ चले गए वहाँ पे बूस्टअप करने के लिए बच्चों को। कहीं प्रिंसिपल सर आते जाते थे, फिर मिश्रा सर भी थे उस वक्त, उसके बाद नासिर सर इंग्लिश के टीचर थे। तो ये सब, लेकिन 70 डेज कंटिन्यूसली मुझे रहना पड़ा वहाँ पर। और वहाँ से लगभग खगौल समझ सकते हैं कि लगभग आधे घंटे की दूरी थी। तो वहीं के प्रिंसिपल थे नीरज कुमार सिंह। 2005 का साथ पहला बैच था हमारे स्कूल का, एफिलिएशन नहीं मिला था हमारे स्कूल को उस वक्त। तो ये स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, तो स्कूल बताया कि एक ग्रीक वर्ड है, एस्कोरेल से बना है, इसका मतलब होता है लीजर। तो स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर अ सर्टेन क्वालिटी of life and certain types of activities and occupations are provided with the object of securing child development along desirable lines। ये एक कंसेप्ट है स्कूल का। हेल्थ बता दिया, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग्स एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड फॉर्चुनेटली। वेलनेस का सिंगल वर्ड इसका है, हेल्थ का ही है। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, उन्होंने ट्रेन लेने से पहले उन्होंने कुछ दिन पहले 5 डेज का उसने वर्कशॉप किया था। और उन 5 डेज वर्कशॉप में हम लोगों को 2 दिन के वर्कशॉप में ये 11 जो मॉड्यूल्स है, 11 थीम्स है, डिस्कस किया गया। 5 घंटे की जगह पे हम लोगों ने 7 आवर्स वर्कशॉप किया पर डे, क्योंकि 5 आवर्स में ये कंप्लीट करना मुश्किल था। 7 आवर्स में बहुत सारे टॉपिक्स को, यानी कि इसके अंदर जो मॉड्यूल्स के अंदर तो उनको उन्होंने डिस्कस नहीं किया था पूरी तरह से। 11 थीम्स है, अगर 11 थीम्स में एक थीम को भी लेकर चलूँ तो कम से कम 1 घंटा एक थीम में लग जाएगा। हमने 1 या 2 थीम को उठाया है आज। गोरी का हेल्दी है, इमोशंस, वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ, और है जेंडर इक्वलिटी, जो इजी टॉपिक है। ये 11 थीम्स में पहला है एजुकेशन, क्योंकि टोटल जो हेल्थ है या वेलनेस है, लोग अवेयर होते हैं वो एजुकेशन के बेस पर ही है। आज पूरे इंडिया का सबसे मोस्ट लिटरेसी रेट में नंबर 1 है केरल, उसके बाद पांडिचेरी का नाम आता है,
पौंडीचेरी उसका नाम हो गया है। तो मोर देन 95% लिटरेसी रेट केरल का है। और अगर वहाँ पे एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हेल्थ भी है, अवेयरनेस भी है, लोग सैनिटेशन पे भी अवेयर हैं, अपने न्यूट्रिशन पर भी अवेयर है वो लोग। जब तक उनके अंदर एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर वो हेल्थ पे भी अवेयर है, उसके अपने बच्चों के लेकर न्यूट्रिशन के भी अवेयर है और सैनिटेशन भी अवेयर है। केरल में एक बात पता चली है कि जब वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर होते हैं, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहरों के अंदर स्ट्रीट वेंडर कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं करते। अगर आप लोग पानी पूरी खा रहे हैं या खा रहे हैं तो नेकेड हैंड से निकाल कर आपको देता है, ठीक है। वहाँ तो अगर जो स्ट्रीट वेंडर है भी तो स्टॉल लगाए हुए हैं और वो सर पे पूरी तरह से जिस तरह से आप पहनते कैप वो है, मास्क लगाए हुए हैं और हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं। उस हैंड ग्लव्स का वो हाथ का इस्तेमाल बहुत कम करता है। ज़्यादातर वो जो एक होता है निकालने का स्पून या बड़ा स्पून हो सकते हैं, उसके इस्तेमाल करता है। तो ये सब अवेयरनेस है। जहाँ पे एजुकेशन होगी वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। ये हेल्थ एजुकेशन, अगर एजुकेशन है तो आप हेल्थ को लेकर अवेयर है, एजुकेशन है तो न्यूट्रिशन के लेकर अवेयर है, और अगर आपके पास एजुकेशन है तो सैनिटेशन को लेकर भी अवेयर है। ये ट्रायंगुलर है। अगर हेल्थ जिसके पास एजुकेशन कम है उनमें अवेयरनेस इन तीनों चीज़ों में कम देखी गई। आज सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार का है। आज बिहार के बच्चे समझा पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन बच्चे के गार्जियन को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रिसोर्स पर्सन ने एक अपने स्कूल की स्टोरी बताई कि हमने खासकर गर्ल्स को, अलग गर्ल्स का एक सैनिटेशन के बेस पर या जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं गर्ल्स में, एक स्टूडेंट की गार्जियन आ गया अपने बेटे के साथ। उसने बोला कि आप ये बच्चों क्या पढ़ा रही हैं, जो पढ़ाना चाहिए सिलेबस के मुताबिक पढ़ा नहीं रही है, उल्टा उल्टा पढ़ा रही है। बहुत ज़्यादा बहस हुआ और बाद में प्रिंसिपल को टीसी देना पड़ा उस बच्चे को। तो ये अवेयरनेस जो है गार्जियन में भी और पेरेंट्स में भी आना चाहिए। तो ये एजुकेशन के अंदर हेल्थ, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन है। अब इसको हम अब ये जो हमने हेल्थ लिखा था यहाँ पर, अब ये हेल्थ को मैं यहाँ रखता हूँ। हेल्थ है तो पहला है फिजिकल हेल्थ, मेंटल या इमोशन हेल्थ, और थर्ड है सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ बच्चों का कैसे बन पाएगा? पहला है एक्सरसाइज, बच्चे करें तो फिजिकल हेल्थ। बैलेंस डाइट लें तो फिजिकल हेल्थ बना रहेगा। अच्छी नींद वो लें, फिजिकल हेल्थ बना रहेगा। अच्छी नींद में आपका मेंटल हेल्थ भी शामिल हो जाता है। मेंटल हेल्थ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसी बात हो रही है जो बच्चे अपने दिमाग पर ले रहे हैं, ज़्यादा वो डिप्रेस होते चले जा रहे हैं, ज़्यादा वो अकेले रहना महसूस करते हैं, ये सब मेंटल इमोशंस हेल्थ के में आता है। सोशल हेल्थ में आपका कांटेक्ट अपने रिलेटिव से
अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने नेबरहुड से वो है वो कैसा रिलेशन है ये डिपेंड करता है। ये सोशल हेल्थ आप कितना स्ट्रॉन्ग है। तो हेल्थ में ये 3 तरह के हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ। तो कह सकते हैं हेल्थ एंड वेलनेस आर द की कंपोनेंट्स इन माय लाइफ। इन तीनों के बिना, हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ या सोशल हेल्थ के बिना हम लोग, अगर इसमें किसी की भी कमी है तो हम लोग 100% हेल्दी नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। अच्छा साहब, अगर आप तीनों पे रोशनी डालें कि फिजिकल हेल्थ कहाँ से हमें मिलेगा, मेंटल हेल्थ कहाँ से मिलेगा, मैंने तो बताया तो ये एक कोई एक्सरसाइज रेगुलरली ये आ जाएगा इसके अंदर, बैलेंस डाइट इसके अंदर आ जाएगा, न्यूट्रिशन इसके अंदर आ जाएगा फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए। मेंटल हेल्थ में एक आपका फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट उसके अंदर हो। स्कूल के अंदर बच्चे हैं तो उसके अंदर भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, टीचर्स जो है उसको अच्छे से बिहेव करें, अच्छे ट्रीट करें। ये मेंटल हेल्थ के अंदर, और जो उसके आसपास जो फ्रेंड सर्किल्स है वो भी इसका मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ये रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो इसके अंदर है मेंटल हेल्थ के अंदर, नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए इसके अंदर। सोशल हेल्थ के अंदर वही है, बताया कि पड़ोसियों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, मोटिवेशन के साथ एक रिलेशन बना होना चाहिए। तो ये हेल्थ के 3 ट्रायंगल्स है। इसके अंदर में क्योंकि हम लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसमें ज़्यादातर एडोलेसेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन कहते हैं 10 इयर्स टू 19 इयर्स, ठीक है। वो ना ही उनकी गिनती बच्चों में होती है, ना ही एडल्ट में होती है, ना ही गिनती उनकी चाइल्डहुड में होती है, चाइल्डहुड के वो रहते हैं, ना एडल्टहुड के रहते हैं, वो बीच के हैं 10 टू 19 इयर्स। इसी के अंदर आता है टीनेजर्स, 13 टू 19, जिसमें टी लगा होता है, 13 टू 19 है। 10 टू जो भी फिजिकल चेंजेस है 10 ईयर्स से, चाहे बॉयज में हो या गर्ल्स में हो, बायोलॉजिकल चेंजेस और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस होते रहते हैं। ये एडोलेसेंट जो हेल्थ है इसमें ज़्यादातर आपको ये जो चेंजेस है इन तीनों चीज़ों में ज़्यादातर नजर आएगा 10 टू 19 ईयर्स तक के बच्चों में। इंट्रोडक्शन है हेल्थ। स्कूल हेल्थ सर्विस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of community aspect of community health. It is possible to increase the health level of community and achieve growth in the health of future generation through school health service. अभी हमारे इस पर्सन बताया था कि अब जो एक्चुअली में जो हेल्थ और वेलनेस का प्रोग्राम है वो NCERT की तरफ से, CBSE की तरफ से नहीं था, NCERT का एक प्रोग्राम भी है। उसमें हर एक गवर्नमेंट स्कूल से 2 टीचर को अपॉइंट किया गया, एक मेल और एक फीमेल। इसको कहा गया है स्कूल एम्बेसडर, कहा गया हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, दूध बोल सकते हैं। ये हर एक स्कूल में जाकर, हर एक घर में जाकर वो हेल्थ के बारे में अवेयर करेंगे, पेरेंट्स को भी या स्कूल में आकर बच्चों को, ठीक है, और टीचर को बताएंगे। 2 टीचर्स, preferably 1 male and 1 female in every school, designated as health and wellness ambassadors shall be trained to transact with school children health promotion and disease prevention information on 11 thematic areas, बताया है 11 thematic areas in the form of interesting, joyful, interactive activities for 1 hour every week। ये सब बताया कि एक हफ्ते में कम से कम हर वीक में 1 घंटा आप बच्चों को दें। ये बताएं ये जो एम्बेसडर है, दूत है, जो एक मेल फीमेल गवर्नमेंट स्कूल से अपॉइंट होते चले जा रहे हैं, वह स्कूल में जाएंगे और ये अवेयरनेस लाएंगे स्कूल के बच्चों में भी और टीचर्स में भी। तो जो इस प्रोग्राम का जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स है। हेल्थ पॉलिसीज, एजुकेशन, सपोर्टिव इन्वायरमेंट्स एंड हेल्थ सर्विसेज, जो लोग पढ़ रहे हैं अभी लोग स्कूल हेल्थ सर्विस।
Next. Definition of school health. School health refers to a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity among pupils, teachers and other school personnel. जैसे बताया कि सिर्फ स्कूल हेल्थ से रेफर करता है कंप्लीट 100%, यहाँ पे कंप्लीट जो वर्ड आया है सिर्फ कंप्लीट वर्ड नहीं आता तो इसमें कहीं कहीं पे दिक्कत होती। कंप्लीट फिजिकल 100%, 99% भी नहीं, यहाँ 99.9% भी नहीं, 100% फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इसके अंदर इमोशनल हेल्थ को ऐड नहीं किया है। इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो स्कूल हेल्थ रेफर करता है। डिफिनेशन आप देख सकते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विस refers to need based comprehensive service rendered to people, teachers and other personnel in the school to promote, protect their health, prevent and control disease and maintain their health. Next, nature has come here. It is an integral part of community health. It is that phase of community health and family health service that promotes the well-being of the children and his education for healthy living. And second is, it can be a powerful influence of shaping health behavior. There is a unique opportunity to promote, maintain and improve health and well-being since teacher reach most people early in life where attitudes and values are most readily developed. बताया कि यहाँ पे एक और एक थिंग्स है यहाँ पर वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज डिस्कस हो नहीं पाएगा, ये अलग टॉपिक है। वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप पे School health service is personal health service. It stresses the role of the child as a change agent of community. Change agent for community. A child has greater capacity to observe, learn, experiment, and then transfer knowledge to others. एक एडोलेसेंट की तरफ आते हैं हम लोग, जो भी हम लोग सेंटर्ड है वो खासकर जब बच्चे 4-5 में वो लगभग एडोलेसेंट हो जाते हैं। हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट लिटरेट पर्सन हम लोग उसे कह रहे हैं जिसकी उम्र 7 ईयर्स से एबव, जिन बच्चों की उम्र 7 ईयर्स तक है उन्हें हम उनकी गिनती हम लोग इलिटरेट में नहीं करेंगे। अगर बोला जाए कि बच्चा 7 साल का स्कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग इलिटरेट नहीं कहेंगे, अनपढ़ नहीं कहेंगे। वो कब अनपढ़ कहेंगे? जब वो 7 ईयर्स को पार करके स्कूलिंग नहीं कर रहा है, तब स्कूलिंग नहीं कर रहा है, किसी और जगह ट्राई नहीं कर रहा है, ट्यूशन नहीं कर रहा है, कोचिंग नहीं कर रहा है, 7 ईयर्स के बाद तब उसकी गिनती इलिटरेट में होगी। गवर्नमेंट ने 7 साल तक बच्चों को छूट दिया है। अभी तक कंट्री इज द लैंड ऑफ विलेजेस, गांव के अंदर अभी बच्चे 6-7 साल तक स्कूल नहीं जाते, खेलते रहते हैं। 6-7 साल के बाद गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन होता है। और इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक जो है 0 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को चिल्ड्रेन के कैटेगरी में रखा गया है। 0 to 14 ईयर्स, इसका परसेंटेज हमारे इंडिया में लगभग 68% है। तो ये हमारे फ्यूचर्स भी हैं, यह किसी वर्ल्ड की कंट्री है, ये फ्यूचर जनरेशन है जो एडोलेसेंट है 10 to 19 ईयर्स। इस पे न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया गया है, सैनिटेशन पे ध्यान दिया गया है और हेल्थ पे ध्यान दिया गया है। ये ट्रायंगुलर है, ये तीनों पे ही अगर काम होगा तब हमारा जो फ्यूचर है वो हेल्दी बनकर सामने आएगा। इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। It emphasizes on health education to promote, protect, improve and maintain health of children and staff. It emphasizes on learning through active and desirable participation. It is an ongoing and continuous program. It has an effective system of record keeping and
ये हमारे स्कूल में ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हेल्थ को इम्प्रूव करना, कैसे बच्चों को बताया जाए, कैसे बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाए, सैनिटेशन के बारे में बताया जाए। हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम हर एक बच्चों को हमने देखा भी है कि बहुत सारी कई बार आई है हमारे स्कूल में, और ख़ास स्पेशली गर्ल्स को अलग से उन्होंने ट्रेन किया है इन सब के बारे में, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के बारे में। और टाइम टू टाइम हमारे स्कूल मैनेजमेंट भी खासकर 8, 9, 10 के बच्चों को बुलाकर अलग से मीटिंग करती है और इसके बारे में बताती रहती है। एक एडोलेसेंट पे एक रोल प्ले है, एक हम देते हैं सिचुएशंस, उसमें हम इनवाइट करेंगे सुरेंद्र सर को और जो सर है। एक जो इमोशंस हेल्थ है, इमोशन हेल्थ कि बच्चों के अंदर जो एंगर्स है, गुस्सापन है, या इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, इसमें इस रोल प्ले में पता चलेगा। एक सिचुएशन ये है कि माधवी, क्या होता है ना, मालविका नाम की एक गांव की लड़की है जो आती है शेड्यूल कास्ट के अंदर, कुम्हार है, और वो अच्छी कबड्डी प्लेयर है और कई ट्रॉफीज अपने गांव के लिए वो जीत चुकी है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है। जो इस गांव का हेडमैन है, मुखिया है, उस मालविका का नाम नहीं भेज पाता है डिस्ट्रिक्ट इंटर हाउस कबड्डी टूर्नामेंट। जब ये बात पता चलती है मालविका को, तो वो हेडमैन के पास आती है और अपना रिएक्शन देती है कि वो क्या रिएक्शन होता है जो एडोलेसेंट एक स्टूडेंट का होता है। वो लगभग 14 से 15 साल की है और उसका रिएक्शन क्या होगा मुखिया के प्रति। हम कॉल करेंगे सुरेंद्र सर को, एक चेयर दिया जाएगा सर। ऐसे बैठे जाओ वहाँ पर सर, सब देख लें। जैसा आप इधर से आएंगे ये सिस्टम रहेगा। ये सिचुएशन है, सिचुएशन में कैसे वो एक्सप्रेस करती है मुझे के सामने। प्लीज स्टार्ट। मुखिया जी, आप इतिहास भूल गए हैं क्या? अगर भूल गए हैं तो दोबारा उठा के पढ़ लें। आपके हल जोते हमने, मवेशियां चराए हमने, छोटे मोटे काम किए हमने, यहाँ तक कि आपके जूते सिए, गंदी नालियों की सफाई किए इन्हीं गंदे हाथों से। और यहाँ पे आप आके बोलते हैं कि भेदभाव का नाम लेते हैं और यहाँ पे छुआछूत का बर्ताव करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे इंसाफ दिलवाइए। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर आपके साथ मैंने अपने पंचायत समिति के सभी सदस्यों को बुलाया, पूछा कि जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो उनका नाम दिया जाए। तो सबकी आम मशविरा थी, आम राय थी कि नहीं, एक और बच्ची है जो उससे कम नहीं है, उनका नाम दिया जाए। इसमें जाति पार्टी का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। मैं योग्य कैंडिडेट को ही जो है नाम, लेकिन सभी ने देखा कि मैं जीत चुकी हूँ। पहले भी मैं बहुत सी ट्रॉफी हासिल कर चुकी हूँ गांव के लिए। आप मुझे मौका दे सकते हैं, आप इस बारे में सोच सकते हैं। कोई भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है तो सही लड़ रहा है, मैं लड़ रही हूँ तो सही लड़ रही हूँ। यहाँ पे आप भेदभाव कर रहे हैं और छुआछूत कर रहे हैं, इसलिए मैं खड़ी हूँ। आपके सारे मेडल जो और प्राइज मिले हैं उसके बारे में मुझे कोई जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन उस बच्ची के पास में भी बहुत सारे इनाम हैं और लोगों की ये आम राय थी कि नहीं, उससे बेहतर कैंडिडेट हो सकता है जो जीत सकती है, कृपया उनका नाम दिया जाए। ये एक सिचुएशन था अटैक करने का। आप उसी बच्ची का एक असर्टिव सिचुएशन होगा, कन्विंस के जरिए अपने बात को मुखिया के सामने रखेगी। मुझे पता चला कि आपने मेरा नाम नहीं दिया। मैं बहुत निराश हूँ इस बात को सुनकर। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि
अगले बार अगर चांस मिले तो मेरा नाम जरूर डालिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए। और आपने देखा भी है, मैंने पहले भी बहुत सारे ट्रॉफी जीत चुकी हूँ, अब आगे भी जीतने की कोशिश करूंगी। और मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मुझे मौका दें। ठीक है, आपकी भावना का मैं ख्याल रखूंगा। अगली बार से जिस बच्ची का नाम भिजवाया गया है, मैं आप दोनों के बीच जो है कंपटीशन करवाऊंगा और जो बेहतर कैंडिडेट होगा, जो बेटर होगा, मैं उसका नाम प्रस्ताव करूंगा। ठीक है मुखिया जी, मैं इस बात के लिए जिम्मेदार। थैंक यू सुंदर सर, प्रोफेसर मसूद। And next one, a video growing up healthy child. जो हमें CBPU से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में जो वीडियो दिखाए गए थे, मैं उसी वीडियो को मैंने डाउनलोड किया है। नितिन, देखो मुझे क्या मिला, हमारे बचपन की तस्वीरें। हमको देखो, अब से कितने अलग दिख रहे हैं। क्या ये पाइनएप्पल केक है? ओह, अब तो हमें चॉकलेट केक पसंद है। सही कहा, देखो ये पीली ड्रेस जो माँ ने मुझे पहनाई थी। अब तो मुझे नीला रंग पसंद है। हाँ, वो हाफ पैंट तो मुझे अब आएगी भी नहीं। अब मैं पहले से लंबा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करता हूँ। मैं पक्का कह सकती हूँ कि अब हम अपने दोस्तों से ऐसे ड्रेस पहन के कभी नहीं मिलना चाहेंगे। तुम दोनों आ जाओ, कुछ फल खा लो। जैसे जैसे तुम बड़े होगे, तुम अपने शरीर और जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव को महसूस करोगे। किशोरावस्था में इंसान के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो युवावस्था को दर्शाते हैं वो ये है कि लड़के और लड़कियां प्रजनन में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि 12 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में हर महीने 3 से 5 दिन के लिए मासिक धर्म शुरू हो जाता है। हाँ, ये सही है। लड़के अपनी लंबाई, आवाज एवं शरीर में बहुत सारे बदलाव को महसूस करते हैं। वे नींद में या जब वे जागते हैं तब वे अचानक स्खलन को महसूस करते हैं। यह युवा अवस्था की ओर बढ़ने की निशानी है और यह बिल्कुल सामान्य है। मासिक धर्म और रात में स्खलन के समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। कृपया साफ कपड़े पहने जो धूप में धुले और सूखे हों। कोमल परेशान दिख रही है। वो ठीक तो है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। कोमल, कैसी हो तुम? तुम कुछ परेशान? आप बताइए कि ये कोमल जो है कौन से हेल्थ प्रॉब्लम? मेंटल या इमोशनल? इमोशनल में कौन? आप इस तस्वीर को देखकर क्या बता पाएंगे कि कौन से इमोशनल हेल्थ से अफेक्टेड है? और इसी से वो ज्यादा पैसा लग रही हो, सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। मैं इनके साथ फोटो खिंचवाकर खराब नहीं करना चाहती। तुम सुंदर हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो। तुम इतनी प्रतिभाशाली हो और हर साल स्कूल डायरी की थीम तैयार करती हो। असली सुंदरता हमारे अंदर छुपी होती है, जिसे हम अपने कौशल और कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरी लंबाई छोटी है और लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं कभी लंबी नहीं हो पाऊंगी और ना ही युवावस्था में प्रवेश कर पाऊंगी। ये सब सिर्फ किशोरावस्था से जुड़ी भ्रांतियां और रूढ़ियां हैं। क्या तुमको मीना मैम की क्लास याद है? एक किशोर के रूप में तुम सबको यौवनावस्था से जुड़ी बहुत सारी वर्जनाओं और भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम सबको उनको दूर करना है और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना है। अगर कोई लड़की 16 साल की उम्र में यौवनावस्था में प्रवेश नहीं करती तो इसका मतलब केवल
ये है कि वो अपनी गति से यौवन को प्राप्त करेगी और कुछ नहीं। देखो कोमल, इन फूलों की तरह हम भी अपनी गति से खिलते और बढ़ते हैं। हम सब अपने भीतर कुछ विशेष गुणों को रखते हैं, जैसे फूल अपने भीतर खुशबू रखते हैं। जो मायने रखता है वो सिर्फ ये है कि खूबसूरती हम सबके भीतर है, तुम्हारे भीतर है। चलो एक फोटो खींचते हैं। ये आवश्यक है कि यौवनावस्था के साथ जो बदलाव आते हैं उनको स्वीकार किया जाए और उनके साथ सहज रहा जाए। अपने साथियों के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार रखें और उनको समझाएं अगर वो परेशान हो। अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो आप अपने परिवार, अध्यापक, दोस्तों से खुलकर बात करें या सरकारी क्लिनिक से किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करें। ये बढ़ते हुए बच्चे जो एडोलेसेंट हैं, किशोरावस्था में हैं, उनके साथ ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। हाइट नहीं बढ़ रही है, हमारा वेट नहीं बढ़ रहा है। इसमें न्यूट्रिशन का ज़्यादा रोल है। इसमें पेरेंट्स अवेयर होने चाहिए, पेरेंट्स को भी, कि इस एज में बच्चों को बैलेंस डाइट, एक रिच फूड देना चाहिए। एक बैलेंस डाइट में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो होते हैं वो देने चाहिए। दिखाइए ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन में, यहाँ पे आप लोगों ने कई बार देखा होगा इस पिरामिड्स को, लेकिन इस पिरामिड्स में कुछ हल्का सा अलग है जो हमें इस वर्कशॉप में बताया गया था। आपके राइट हैंड की तरफ ये लिखा हुआ 5 7 3 5 3 2 इस तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये तो आप जानते हैं कि जो नीचे का जो फूड है, वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट्स, ये हमें ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ 5 to 7 सर्दी, एक बार नहीं, पूरे दिन में 5 से 7 टाइम्स इंटरवल वाइज, एक बार नहीं है, 5 to 7 सर्विस में। तो कभी ब्रेकफास्ट में, कभी लंच में ले लिया, कभी डिनर में ले लिया, कभी बीच में ले लिया, 4 बजे के वक्त में, कम से कम मिनिमम 5 सर्विस होनी चाहिए। दूसरा है होल मील, सीरियल्स एंड ब्रेड्स, पोटैटोज, पास्ता, और जो चीजें यहाँ पे है वो दिन भर में 3 बार। यहाँ पे इस वक्त में बताया कि 3 टाइम्स लिखा हुआ सर्विस, लेकिन जो बच्चे एक बार भी लेते हैं सफिशिएंट है, लेकिन कम से कम 2 बार, 1 बार ले लेना चाहिए। जो मीट है, पोल्ट्री, फिश है, एग्स है, बीन्स है, नट्स है, वो दिन भर में 2 बार, या फिर नहीं है तो कम से कम 1 बार जरूर होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आपका शुगर है, ड्रिंक हाइट, जो फैट शुगर है उसको तो लेना ही नहीं चाहिए, और जो फैट्स है, ऑयल्स है, स्प्रेड्स है, इसे तो लेना ही नहीं चाहिए दिन भर में किसी वक्त भी नहीं। हम लोग कई बार ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं, लंच में लेते हैं, डिनर में लेते हैं, और जब हम लोग खाते हैं फास्ट फूड में तो बहुत सारा होता है जो आपका सेकंड और थर्ड ईयर जो ऊपर का है, सेकंड लास्ट, वो आप लेते रहते हैं सारे जंक फूड में, फास्ट फूड में ऐसा होता है। तो ये जो सर्विसेज है, ये हम लोग अगर सही से लें तो अपना हमारा हेल्थी फूड कहलाएगा। जो सर्विसिंग लिखा हुआ है 5 to 7, 3 to 5, 3, 2 और नन है ऊपर वाले में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा सर, ये पिरामिड जो है ये इंडिया के लिए है? ये इंडिया के लिए है, स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, स्पेशली इंडिया के लिए बनाया गया है, क्योंकि और सब दूसरे जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे पहली बार जो आपको सुना भी होगा कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के जो जिनकी खासकर जिन कपल की शादियाँ होने वाली होती है, पहले उनका एक क्या बोलते हैं उसे, नहीं है, काउंसलिंग उनकी होती, वो जाते हैं डॉक्टर के पास कि हम पूरी तरह से फिट है कि नहीं शादी के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग फिट है कि नहीं। जब वो कंसीव करने वाले होती हैं लड़कियां, जो औरतें होती हैं, फिर वो जाती हैं काउंसलिंग होती है उनकी, और काउंसलिंग के दौरान बताया जाता है कैसे बच्चों की रखरखाव की जाए। जब बच्चे माँ के पेट में बच्चे होते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए माँ को, ये सब काउंसलिंग होती है, और काउंसलर के अंदर वो पूरे 9 मंथ होती है, और यहाँ ऐसी बात नहीं है। मेरा डाउट है कि इफ समवन इज बोर्न हैंडीकैप
and he is very good in his study and his social contact is also very good. तो अगर फिजिकल हेल्थ के अंदर उसे 100% प्रायोरिटी दिया जाएगा या फिर उससे कुछ कम? ये हेल्थ के बाद ये फिजिकल हेल्थ अलग, फिजिकल हेल्थ में अगर फिजिकल हेल्थ का ठीक नहीं है, मेंटल और सोशल हेल्थ है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर बात है कि जो कंप्लीट एक बच्चा है, कंप्लीट बच्चा है, इसमें फिजिकल भी है, मेंटल भी ठीक है, सोशल भी है, तो 100% है। लेकिन ये बात आती है हैंडीकैप की, जो डिफरेंशियल डिसेबल हम लोग नाम देते हैं कि और सब बच्चों से एकदम अलग है, ठीक है। हम लोग इस पर्सन ने ये भी कहा था कि जो बच्चे जो जहाँ का हैंडीकैप जो बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, जब बच्चे पहली बात तो स्कूल मैनेजमेंट को लेती नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे हैं हैंडीकैप बच्चे हैं, उसको नहीं हम एडमिशन लेंगे, इसके लिए दूसरे स्कूल से। और एक और इस पर्सन ने बताया कि अभी तो लगता है लगभग 90% ऐसे स्कूल हैं जो कॉमन स्कूल हैं वो ट्रांसजेंडर को नहीं लेते हैं एडमिशन। नहीं शायद WHO के अनुसार इसे 100% ट्रांसजेंडर में आप ये रूल्स आ रहे हैं कि आपको ट्रांसजेंडर में भी इतना % आपको एडमिशन लेना है। बोलिए। अगर बच्चे में अगर हेल्थ का जहाँ तक जैसे नॉर्मल कंडीशन जो आता है सर, तो ये डॉक्टर इंडिकेट करता है कि जैसे मैनेजेबल जो एज होता है अगर उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं होता है, शादी नहीं होती, ज़्यादा उम्र में अगर चाइल्ड का बर्थ होना और कम उम्र में वो बर्थ होना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उसमें इफेक्टिव होता है। तो काउंसलिंग इसी की होती है दूसरे डेवलप कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में काउंसलिंग इसी वक्त होती है। कोई व्यक्ति अगर एज के हिसाब से अगर वो मैनेज नहीं करते हैं, लेट से अगर चाइल्ड बर्थ करते हैं, तो उस बच्चे में भी एब्नॉर्मल कंडीशन बहुत सी जगह, ये तो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जो आपका है 18 to 21, 18 मिनिमम एज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 मिनिमम एज फॉर बॉयज। कितनों भी न्यूट्रिशन आप दे दीजिए सर, कितना भी न्यूट्रिशन आप दे दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। अगर एज के हिसाब से अगर चाइल्ड बर्थ नहीं होगा तो एब्नॉर्मल होगा ही होगा, ये प्रूफ है, आप कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ पे आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे हाँ ये ठीक है, नहीं स्कूल सेट का नहीं है, ये ठीक है, ये इसी तरह का क्वेश्चन हमारे हाँ हमारे पूर्णिया से आने वाले टीचर ने किया था, सदुअर सर। पूर्णिया से एक टीचर, एक मैम थी, वही बायोलॉजी की टीचर थी, बैठिए आप वहाँ पे। उन्होंने लगभग यही क्वेश्चन किया था कि तो रिसोर्स पर्सन ने यही कहा था कि जब माँ के पेट में वो बच्चा होता है तो माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो कौन कौन से चीज़ों से अवॉइड करे, जैसे वो ज़्यादा मोबाइल के अटैच ना हो, क्लोज ना हो, ज़्यादा फास्ट फूड ना करे, स्मोकिंग ना करे, है ना, ज़्यादा धूप में बैठे। अगर ये सब वो अवॉइड करती है तब वो बच्चा लगभग 90% 95% हेल्दी होगा। अब ये तो ऊपर वाले की बात, कुछ तो बात ऊपर में छोड़ना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज़ अगर वो बच्चा अगर वो माँ प्रेग्नेंट है तो वो मोबाइल से दूर रहे, टीवी से दूर रहे, धूप में ज़्यादातर बैठे। आज जो बहुत सारे बच्चों में जॉन्डिस की शिकायत हो रही है, उसी वजह से हमारे घर पूरी तरह से पैक्ड है, धूप सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है, प्रेग्नेंट वोमेन नहीं बैठ पा रही, इसकी वजह से बच्चे जब हो रहे हैं तो जॉन्डिस शिकार हो रहे हैं। फिर उन्हें रखना पड़ता है जब आईसीयू में, फिर डॉक्टर बोलता है इसको धूप में रखिए। तो ये जो हमारा जो घर का जो कंस्ट्रक्शन है, आज गांव के अंदर ऐसी बात नहीं है, गांव की जो औरतें हैं उनके बच्चों के साथ जॉन्डिस वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से उनका घर खुला हुआ है, धूप आती है और धूप में वो लोग बैठते हैं। जॉन्डिस का तो मेन कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने जो 3 बातें बताई, फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं। और जो फरहान साहब ने सवाल किया वो थोड़ा सा हटके है, वो आइडियल नहीं है बल्कि वो स्पेशल कंडीशनल सवाल है। ऐसा हो जाएगा तो जाहिर है कि जो फिजिकल वाला उसको हम लोग हटा देंगे, बाकी मेंटल और सोशल को कौन करेंगे। मेरे ख्याल से आइडियल ये अलग चीज़ है। अभी जो स्पेशल केस की बात है, हार्मोनिक चेंजेस जो है या फिर जो फिजिकल हेल्थ में अच्छा नहीं हो तो एक स्पेशल केस में बात आ जाती है। ये आइडियल केस की बात सवाल ठीक ही है,
कि अगर आप समय से जो प्रकृति में, नेचर में, या जो हमारा मेडिकल साइंस में एक टाइम लिमिट कर दिया है, हर चीज का समय होता है, अगर समय से सारा कार्य होगा तो ठीक है। अगर समय से आप कार्य नहीं करते हैं तो उसका तो कुछ न कुछ दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बात तो है। इसलिए समय से भी सारा कार्य, समय पर समाप्त, हाँ, और समय से समाप्त भी हो, नौकरी करे यहाँ तो स्कूल का जो रोल है, ट्रेनिंग समय पर समाप्त नहीं करेंगे। स्कूल plays a crucial role in helping students establish lifelong healthy behaviors. Recognizing the importance of these, school-based health promotion activities have been incorporated as a part of health and wellness components of the आयुष्मान भारत प्रोग्राम। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके अंदर में ये जो एनसीईआरटी ने जो चलाया है एक प्रोग्राम अभियान हर एक स्कूल में कि बच्चों को अवेयर किया जाए हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर या एजुकेशन को लेकर, ये ज़्यादातर फोकस है एडोलेसेंट पॉपुलेशन पर ही। एडोलेसेंट पॉपुलेशन में बताया गया, इसके बाद हम आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड प्रिवेंशन, उससे बहुत सारी बात हो जाएगी। प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, ये बहुत एक लंबा टॉपिक है, वाइड रेंज इसका है। न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन पे हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए। ये देखिए रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एडोलेसेंट इन 24 आवर्स। मेल इस तरफ है, फीमेल इस तरफ है। अगर जो मेल 10 से 12 साल के जो हैं, जो बच्चे हैं, उनको एनर्जी चाहिए कैलोरीज में 2200। जो 13 to 15 इयर्स के जो मेल है उसे चाहिए कैलोरीज एनर्जी जो है वो 2500, और 16 to 18 इयर्स का है 2700, और फीमेल उसका जस्ट कुछ कम है 2000 एनर्जी चाहिए। जो लड़कियां 10 से 12 साल की है, जो 13 से 15 में है 21 कैलोरीज चाहिए, और जो 60 to 80 इयर्स की जो लड़कियां हैं 20 कैलोरी चाहिए। उस तरह से प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है। ये एक टेबल है, इतना ये रिकमेंड करता है कि 24 आवर्स में मेल और फीमेल जो गर्ल्स और बॉयज है, जो एडोलेसेंट्स हैं, उनको ये इतना कम से कम जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इनका ग्रोइंग पीरियड्स होता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बायोलॉजिकल, ये सब चेंजेस इसके अंदर आते हैं इससे 10 to 19 इयर्स के लिए। Here is our list the most common problems and their solutions that adolescent have to deal with. Physical changes बताया हमने, emotional changes and problems जो है, behavioral changes है, substance use and abuse है, educational challenges है, health problems है, psychological problems है, सोशल प्रॉब्लम्स बताया भी। हम डेटिंग रिलेशनशिप जो इंसानों से, दोस्तों से, बहुत सारे बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, वो मेंटल हेल्थ उनका ठीक नहीं है, होता है अकेले रहें। इंट्रोवर्ट की एक केस स्टडी है इंट्रोवर्ट का, तो किया स्टडी तो इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट है कि 3 लड़के हैं, ये सिचुएशन है। टुडे इज Jamie's first day in his new school. The teacher asked him to sit next to Ranjan. Ranjan नहीं है, Ranjan. Jamie tries to interact with Ranjan, but Ranjan doesn't talk to him much. During the lunch break, Jamie looks at his crutches and thinks that he will never have friends. He starts having his lunch alone. That's when Suraj comes to him and invites him to join his group for lunch. अब इसे बताइए कि जेमी का क्या इमोशनल हेल्थ होगा, क्या इंट्रोवर्ट है, क्या होंगे जेमी से जब उसका फर्स्ट डे होगा।
कौन कौन से इमोशंस के अंदर होंगे। स्कूल का फर्स्ट डे है स्कूल में, पहले बताइए जेबी का, उसके बाद पूछेगा रंजन का। उसके अंदर कौन कौन से इमोशंस आते होंगे जब बच्चा नया पहले दिन नए स्कूल में जा रहा है? तो हेजिटेशन होगा, वेरी गुड, हेजिटेशन उसके अंदर होगा। और झिझक, उत्सुकता, तो वो तो है, उत्साह बहुत, वेरी गुड, ठीक है, उत्साह भी है, हेजिटेशन भी है। और कौन कौन से इमोशंस हो सकते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, ठीक है। और कमेंट भी हो सकता है, कमेंट भी हो सकता है कि नए स्कूल में जा रहे हैं तो हमें नए नए दोस्तों से मुलाकात होगी। और किस तरह इमोशंस? मुमताज सर, इमोशंस बताएं तो तेज है। अब आइए रंजन का इमोशंस क्या है। जेबी में एक एक्सट्रोवर्ट भी है, वो बात करना चाह रहा है रंजन से, लेकिन रंजन बात नहीं कर रहा है, तो पहला इमोशन इंट्रोवर्ट हो गया वो। और इमोशन रंजन के अंदर में भी एरोगेंट, कौन सा? एरोगेंसी हो सकता है। और कोई इमोशन इस तरह का? कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज हो सकता है कि नए बच्चों से। इगोइस्ट होता है, एटीट्यूड भी हो सकता है, इमोशंस में हो सकता है हम नए बच्चों से क्यों बात करेंगे। आप सूरज का क्या इमोशंस हो सकता है? जब उसने देखा जेबी को अकेला लंच कर रहा है तो सूरज उसका आगे मिलता है, अपने ग्रुप लंच में कर लेता है। कौन कौन से इमोशंस के अंदर होंगे सूरज के अंदर? कोऑपरेटिव, ठीक है, फ्रेंडली नेचर, ठीक है, फ्रेंडली नेचर, सोशली है, इम्पैथी उसके अंदर भी है। तो ये सब सिचुएशंस है, इमोशंस को इंडिकेट करते हैं अलग अलग। ऐसे सिचुएशन बहुत सारे दिए गए हम लोग वर्कशॉप में। केस स्टडी तो उतना बात नहीं है, कई स्टडी 15-20 के स्टडी में बताया गया, अलग अलग जितने भी थीम्स हैं अलग अलग थीम्स पे अलग स्टडी बताया गया। एक और देख लीजिए वीडियो इसी बेस पर है। जो मॉड्यूल 1 आपका है प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये उसी बेस पर। गुड मॉर्निंग बच्चों, अब जाग भी जाओ, समय हो गया। याद है ना, अगले ही महीने अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता है। चलो उठो और अपने दौड़ने के अभ्यास के लिए जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। अमित, तुम दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो, जल्दी उठो। बहुत थका हुआ हूँ और नींद आ रही है, बस 5 मिनट और। क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? ये मोबाइल पर गेम खेल रहा होगा, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा होगा। अमित, अब थोड़ा जिम्मेदार बनो और अपने स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखो। चलो फटाफट उठो। अमित, प्लीज दरवाजा खोल दो। अमित, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? और तुम टीवी स्क्रीन के इतना नजदीक क्यों बैठे हो? मैंने बताया था ना, इससे तुम्हारी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है माँ। अब फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल वैन आने ही वाली होगी। फिर से मेथी के पराठे। माँ कुछ और क्यों नहीं बनाती, जैसे छोले भटूरे? गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आगे पढ़ने से पहले एक नजर देख लें कि हमने कल क्या पढ़ाई की। ईशा, क्या तुम औसत निकालने का फॉर्मूला बता सकती हो? मैम, मुझे नहीं आता। अमित, प्लीज बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करके दिखाओ। मैम, मेरा सिर दर्द कर रहा है और ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिर दर्द? आपने सुबह का नाश्ता किया था? नहीं मैम, स्कूल के लिए देर हो रही थी।
तो सुबह के नाश्ते का समय ही नहीं मिला मुझे। ये अच्छी बात नहीं है। आपकी उम्र के बच्चों को रोज सुबह का नाश्ता करना जरूरी है। कल सुबह अपने माता पिता के साथ स्कूल के स्वास्थ्य केंद्र में आना। मैं डॉक्टर रवि से कह दूंगी कि वे आपकी जांच कर लें। ठीक है मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो अमित? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। इन दिनों मुझे सिर दर्द रहता है, सुस्ती भी रहती है, थका थका महसूस करता हूँ। कल मेरी मैथ टीचर ने मुझसे पूछा, सिर दर्द? आपने सुबह का नाश्ता किया था? नहीं मैम, स्कूल के लिए देर हो रही थी तो सुबह के नाश्ते का समय ही नहीं मिला मुझे। ये अच्छी बात नहीं है। अपनी रोज की दिनचर्या बताओ। डॉक्टर, अमित फल और सब्जियां नहीं खाता है और अधिकतर फोन पर गेम खेलता रहता है। तो ये बात है। अमित, किशोरावस्था शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें संतुलित आहार खाना जरूरी है। आपको घर का बना भोजन खाना चाहिए और बाहर के भोजन से बचना चाहिए। स्वस्थ खान पान में फल और सब्जियों का होना जरूरी है क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त होते हैं। मैं तो इसकी जीवन शैली से घबरा गई हूँ। अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में कुछ ही सप्ताह बचे हैं। आप रोजाना कसरत भी जरूर करो। इससे पूरे दिन ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। स्क्रीन टाइम कम करो क्योंकि बहुत ज्यादा देखने से तुम्हारी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा और हमेशा सिर दर्द रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी तरह से सोने से दिमाग बेहतर कार्य करता है। इसलिए हमें बिना बाधा के कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मैं अपनी जीवन शैली सुधारने में पूरी मेहनत करूंगा और प्रतियोगिता के लिए मन लगाकर मेहनत करूंगा। ये हुई ना बात। मैं आपके पीटी टीचर से बात कर लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमित। डॉक्टर रवि ने आपके बारे में बताया। कल सुबह स्कूल आओ। हम एक स्वस्थ फिटनेस प्लान तैयार करते हैं। जी सर। प्रतियोगिता में कुछ ही सप्ताह बचे हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। अपने परिवार एवं अध्यापकों की सहायता और व्यायाम करने की दृढ़ निष्ठा से अमित ने अपनी जीवन शैली को सुधारा तथा वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बन गया। आपकी कड़ी मेहनत और लगन का फल मिल गया। लगातार कोशिश और जीवन शैली में अनुशासन से आप जरूर कामयाब होंगे और एक दिन विजेता बनोगे। किशोरावस्था में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना और युवा पीढ़ी को सेहत के खतरों से बचाने के लिए बेहतर कदम उठाना वयस्क अवस्था में उन्हें स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने के लिए जरूरी है। नियमित शारीरिक व्यायाम, चीनी, नमक और तेलीय खाद्य पदार्थ कम खाना तथा तंबाकू और शराब से परहेज करना कई गैर संक्रामक रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर, सांस की बीमारी और मधुमेह से सुरक्षित रहने और इन बीमारियों को टालने में सहायक है। साथ ही लैपटॉप, टीवी और मोबाइल का उपयोग यानी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक नहीं हो। योग और ध्यान से स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यक्ति के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक मानसिक और शारीरिक नियंत्रण बढ़ाता है। स्वास्थ्य के लिए बुरी आदतों को बदलने में दोस्तों, माता-पिता, शिक्षकों और किसी अन्य भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। एक तरफ तो एनसीईआरटी जैसे एनिमेशन वीडियोस को डिस्प्ले करता है, बनाता है, और दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लास चलाता है। ऑनलाइन क्लास में बच्चे 5-6 घंटे लगातार मोबाइल से जुड़े रहते हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है समझ में नहीं आया है। एक तरफ हेल्थ के बारे में एनसीईआरटी बोलता है, एक तरफ बोलता है मोबाइल से हटो, एक तरफ बोलता है मोबाइल से जुड़े रहो ऑनलाइन क्लास में। बहुत सारे स्कूल अभी बंद हुए हैं, तो बहुत सारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं।
हमारे स्कूल के भी घर के बच्चियां जो है अभी लगभग 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कंटिन्यू 3 घंटे तक है। तो बताइए वो टीनेजर से 7-8 साल की बच्ची है, उसके सेहत पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम स्कूल टीचर और जो हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर है वो अगर हम लोग साथ हैं, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, स्कूल मैनेजमेंट है, तो एक बच्चे के हेल्थ पे अगर हम ध्यान दे दें, उसके सैनिटेशन पे, उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान दे दें, तो उस बच्चों का 3 गुना फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि अपने बचपने में अपने चाइल्डहुड को के हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो अपने एडल्टहुड को भी इम्प्रूव कर पाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। और जब वो जाएगा मैरिड लाइफ में तो उनके बच्चे भी हेल्दी होंगे। ये 3 गुना फायदा होगा अगर आप एक छोटे बच्चे को हेल्दी बनाने में हम उनकी मदद करते हैं तो। थैंक यू सर। म्यूजिक अरे प्लीज अरे ठीक है।